नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो इस वक्त देश भर में विजय माल्या को लेकर कई प्रकार की चर्चा चल रही है। तो आज हम विजय माल्या पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। विजय माल्या का नाम जब भी आता है तो उन्हें भारतीय उद्योग जगत का किंग कहा जाता है। हालांकि वो किंग कहलाने का हकदार तो नहीं था और ना ही वो किसी मामले में उद्योगपति लगता था। विजय माल्या का गेटअप जब भी देखा जाता था तो ऐसा नहीं लगता था कि विजय माल्या भारत का उद्योगपति है। उसका गेटअप फकीरों का जैसा गेटअप था। अगर बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें तो वो फकीरों के जीवन शैली को जिया करता था, यानी लंबे बाल रखे हुए और हमेशा हेट में नजर आता था, जो उद्योगपतियों की शैली पूरी दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आती है। हालांकि वो जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ था वो व्यवसाय था बियर बनाने का व्यवसाय, जो मदिरा से जुड़ा हुआ था। ऐसे में अगर मदिरा का व्यवसाय उसे कहा जाए तो वो उपयुक्त होगा। और मदिरा का व्यवसाय जब एयरलाइंस में आ गया, यानी एविएशन में आ गया, तो एविएशन में जब आया तो उसके बाद उसका समय भी खराब हुआ और साथ ही भारतीय उद्योग जगत का भी समय खराब होने लगा। आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एविएशन जगत का समय जो बर्बाद हुआ उसको विजय माल्या ने किया था। लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने भर भर कर उसे लोन दिया और लोन चुकाने की बजाय उसने लंदन जाना स्वीकार किया। वो देश छोड़कर लंदन भाग गया। तो उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वर्तमान में विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर कई सवाल खड़ा करता है और हाल ही में विजय माल्या ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बाद तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। तो ऐसे में हम जान लेते हैं कि विजय माल्या को आखिर लोन कैसे मिला और किस व्यक्ति ने विजय माल्या को लोन दिलाया था और विजय माल्या के भागने में किसका हाथ हो सकता है। तो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखना होगा ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट उस पूरे केस को समझ सके। तो विजय माल्या, जिन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उद्योगपति, राजनीतिज्ञ इसलिए कहा गया है क्योंकि विजय माल्या 2 बार सांसद रहा है राज्यसभा में। एक बार कांग्रेस के बैकअप से और दूसरी बार जनता दल और बीजेपी के बैकअप से। पूर्व सांसद है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप, इसको आप कहेंगे यूबी ग्रुप, जो था यूबी ग्रुप का वो चेयरपर्सन था। किंगफिशर बियर जैसे ब्रांड के लिए प्रसिद्ध है। कौन? यूबी ग्रुप। यूबी ग्रुप जो है वो किंगफिशर का एक ब्रांड, किंगफिशर जो ब्रांड है वो ब्रांड यूबी ग्रुप का ही ब्रांड है। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में वित्तीय संकट के कारण बंद हो गई। और यही जो एयरलाइंस है इसकी स्थापना उस पर भारी पड़ गई और उस पर क्या, भारतीय राजनीति पर भी कई बार ऐसा लगता है कि इसकी एयर किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना भारी पड़ी। अगर विजय माल्या के व्यावसायिक करियर और विवाद पर ध्यान दें तो माल्या 1983 में अपने पिता की मृत्यु के बाद यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप यानी यूबी ग्रुप की कमान संभाली थी। उसका सर्वे सर्वा हो गया था। यूबी ग्रुप जो है वो माल्या ने स्थापित नहीं किया, उसके पिता ने स्थापित किया था। माल्या तो खास तौर से, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिजनेसमैन जैसी उसमें कोई स्टाइल थी ही नहीं। हमेशा मॉडल से घिरा हुआ रहता था। जो किसी भी भारतीय उद्योगपति को देखेंगे तो ऐसा कोई स्टाइल देखने को नहीं मिलता है। उसका अपना अलग ही स्टाइल था जो उद्योगपतियों जैसा नहीं था। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत 2005 में हुई। हालांकि एयरलाइंस वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और 2012 में इसे बंद कर दिया। एयरलाइंस जो है 2005 में बनी और 12 में बंद कर दिया। कुल मिला के मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार बनी थी उस सरकार में ही ये किंगफिशर एयरलाइंस बनी और 2012 में यानी उसी सरकार में बंद हो गई। उन बैंकों के लिए ऋण वसूली में विफल रहने के आरोप लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वांछित अपराधी घोषित किया गया। और ये सबको पता है कि विजय माल्या ने बैंकों से खूब सारे लोन लिए थे और लोन लेके वो लंदन भाग गया, जिसके कारण इसको भगोड़ा माल्या भी कहा जाता है। तो विजय माल्या 2016 में ब्रिटेन चले गए। वो ब्रिटेन, लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। भारतीय अधिकारियों के समक्ष पेश होने से बचने के लिए वहां निवास करने लगे। भारत ने उनके प्रत्यार्पित करने के लिए प्रयास किए, लेकिन 2020 में उनकी अंतिम अपील खारिज होने के बावजूद प्रत्यर्पण आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी तक लागू नहीं हुआ है, यानी वो वहीं अभी ब्रिटेन में है। जीवन शैली देख लेते हैं। माल्या की जीवन शैली अत्यंत भव्य रही है। ऐसी जीवन शैली किसी अन्य उद्योगपति की देखने को नहीं मिलती है। फिल्म जगत के कुछ लोग हैं, उनकी ऐसी स्टाइल हो सकती है। उनके पास निजी जेट, याट और 250 से अधिक विंटेज कारें, 250 कारें। उन्होंने बेंगलुरु में किंगफिशर टावर्स में एक 40,000 वर्ग फीट का महल बनवाया है, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। और किंगफिशर हाउस जो है बेंगलुरु में है और ये हाउस भी खूब प्रसिद्ध है। व्हाइट हाउस की प्रतिकृति के रूप में डिजाइन किया गया। जो अमेरिका का राष्ट्रपति जहां बैठता है उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस।
उस व्हाइट हाउस की कॉपी बनाई है जिसे किंग फिशर हाउस के नाम से या किंग फिशर टावर्स के नाम से जाना जाता है। कानूनी विवाद के कारण अभी तक महल खाली पड़ा है, मतलब ना तो इसमें महल जो मालिया है वो रह सका और ना ही ये महल अब तक बिक पाया है, अभी तक खाली पड़ा है। लेकिन तो हाल ही में वो चर्चित क्यों है, क्या बात है, तो हाल ही में माल्या ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से ऋण के लिए मुलाकात की थी और सरकार ने बकाया राशि चुकता करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने ये भी कहा है कि चोर जैसे अपमानक शब्दों से पुकारना बंद कीजिए। यानी अभी उन्होंने एक आरोप लगाया कि 2016 में जब वो लंदन भागा था तो उससे पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था। अरुण जेटली जो है वो नरेंद्र मोदी वन सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे और विपक्ष जो है यही आरोप लगा रहा है कि विजय माल्या उस समय के वित्त मंत्री को बताकर गया था और वित्त मंत्री ने जाने की अनुमति की, जिसके कारण बीजेपी जो है वो इस मामले में फंसती है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विजय माल्या की राज्यसभा की सदस्यता देख ले तो 2002 में राज्यसभा सदस्य बना। विजय माल्या कांग्रेस और जेडीएस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भेजा गया और 2010 में पुनः राज्यसभा सदस्यता माल्या ने भाजपा और जेडीएस के समर्थन में राज्यसभा में अपनी सदस्यता प्राप्त की थी। कब? 2010 में, यानी जब भागा था तब भी वो राज्यसभा का सांसद ही था, माननीय ही था, माननीय रहते हुए भाग गया था। अब विजय माल्या की लोन की प्रमुख बातें हैं और यही हमेशा विवाद का कारण बनती है और हमेशा यही कहा जाता है कि ये जो लोन है वो लोन किसने दिया, क्या दिया, इस पर चर्चा कम होती है, लेकिन विजय माल्या के भागने पर चर्चा होती है। लेकिन कई सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि विजय माल्या को लोन कब दिया था। तो विजय माल्या को लोन 2004 में दिया गया। दिसंबर 2004 में उन्होंने 8,040 करोड़ का लोन विभिन्न बैंकों द्वारा दिया गया, जो बाद में 2009 में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीए घोषित कर दिया गया। जो विजय माल्या को लोन दिया गया था वो लोन 2009 में एनपीए घोषित हो गया। एनपीए का मतलब ये होता है कि बैंक मान लेता है कि ये लोन जो है वापस नहीं आने वाला है, उसे जो है बैड डेट्स में डाल दिया जाता है। रिकवरी का प्रोसेस चलता है किंतु बैंक ये मान लेता है कि ये पैसे वापस नहीं आने वाले, क्योंकि जिसने लोन ले रखा है उसके पास देने योग्य पैसे नहीं है। जो कब कर दिया गया? 2009 में। मनमोहन सिंह का जो फर्स्ट टर्म है वो कंप्लीट हुआ, उस टाइम ये कर दिया था, एनपीए घोषित कर दिया था। तो अब सबके मन में ये सवाल आना चाहिए कि बैंकों ने ये मान लिया कि विजय माल्या के पास पैसे नहीं है और उन्होंने लोन को एनपीए घोषित कर दिया, यानी अब उसको लोन नहीं मिलना चाहिए। प्रेजेंट में सिस्टम यही है कि जब किसी को एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो एनपीए घोषित होने के बाद बैंक रिकवरी चालू कर देता है। उस व्यक्ति की जितनी भी एसेट है उस एसेट को बेचकर रिकवरी का प्रोसेस है वो शुरू कर देता है। तो विजय माल्या के साथ ही ये प्रोसेस 2009 में शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि बैंकों ने उसका लोन है वो एनपीए डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ मजे वाली बात है कि जब 2009 में उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया, एनपीए डिक्लेयर हुआ है वो मार्च 2009 में, किंतु आईडीबीआई बैंक ने विजय माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस को 900 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसमें 150 करोड़ अक्टूबर 2009 और 750 करोड़ नवंबर 2009 में जारी किए थे। भाई, जिसको एनपीए घोषित कर दिया, बैंकों ने मान लिया ये पैसे रिकवरी नहीं होने वाले, इसके बावजूद आप लोन दे रहे हो। बैंक कह रहा है कि ये पैसे नहीं आने वाले, लेकिन बावजूद लोन दे रहे हो। और वो लोन किससे दिया जा रहा है? एक जो लोन है वो आईडीबीआई बैंक से दिया गया। ये लोन जो है वो एक प्राइवेट बैंक ने दिया। अब आप मानेंगे कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है वो अपने हिसाब से लोन दे सकता है। चलो मान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, किंतु यहाँ पे जो है जिसमें ये संदेह उत्पन्न हुआ कि ये प्रक्रिया में अनियमितता हो सकती है, क्योंकि जिसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया उसको तो कोई दे ही नहीं सकता। भाई, आप और मैं अगर एक मोबाइल ले ले और उसकी किस्त ना भरे तो उसके बाद ना हमें कोई प्राइवेट बैंक साइकिल खरीदने के लिए लोन देगा और ना ही सरकारी बैंक देगा। तो ऐसे में प्राइवेट बैंक ने भी लोन कैसे दिया, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अनियमितता हुई है। जो आदमी वापस रीपेमेंट के योग्य नहीं है उसे लोन कैसे दे दिया आपने। इसको हम संक्षिप्त में देखें तो सितंबर 2004 में किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 8,040 करोड़ का ऋण दिया गया। 2008 में इसकी समीक्षा की गई और 2009 में ऋण को एनपीए घोषित कर दिया और 2010 में ऋण का पुनर्गठन किया गया। अब मजे वाली बात देखिए, वहां आईडीबीआई बैंक जो है वो पुनर्गठन होने से पहले लोन दे देता है। पुनर्गठन का मतलब ये था कि कई बार बैंक जो है उसकी समीक्षा करता है और समीक्षा करके ये कहता है कि इस आदमी को अगर हम एक बार और लोन दे दें तो क्या पता जो पिछला उसका व्यवसाय है उस व्यवसाय से इनकम अर्न करके ये पैसे हमें वापस दे सकता है। तो पुनर्गठन से पहले ही दूसरे बैंक ने उसको लोन दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है, आगे बढ़ते हैं। जो 2009 में लोन दिया गया था किंगफिशर एयरलाइंस को, आईडीबीआई बैंक द्वारा 900 करोड़ का ऋण दिया। इस ऋण को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी
ईडी भी आजकल बहुत चर्चा में रहती है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि सरकार के 3 हथियार, ईडी, सीबीआई और सरकार। तो वो जो हथियार है, उस हथियार में ईडी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उस ईडी ने मना किया था कि विजय माल्या लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, इसको लोन नहीं देना है। इसके बावजूद आईडीबीआई बैंक ने दे दिया। अब भाई, एक सरकारी संस्थान मना कर रहा है, इसके बावजूद आप लोन दे रहे हो, तो फिर गलती किसकी है, आपकी या फिर जो बाद में आ रहे हैं उनकी? ये सोचने की बात है। ईडी ने आरोप लगाया कि ऋण का उपयोग एयरलाइन संचालन की बजाय अन्य कंपनियों में किया गया। ईडी ने यह भी कहा कि आपने इसको लोन दिया है किसके लिए? रीपेमेंट करने के लिए, जो एयरलाइंस है उस एयरलाइन से कुछ अर्न कर सके। किंतु ये व्यक्ति जो है वो एयरलाइंस में पैसे नहीं लगा रहा है, ये कहीं और पैसे लगा रहा है, दारू में, या फिर उस टाइम तक जो है विजय माल्या ने एक आईपीएल की फ्रेंचाइजी खरीद ली थी, जिसे आप रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। तो ये पैसे हैं वो दूसरी कंपनी में लगा रहा है, वहां नहीं लगा रहा है जहां आप रीपेमेंट के लिए दे रहे हो उसको, कि व्यवसाय को वापस ये फुलाएगा और फिर पैसे वापस कर देगा। ये ईडी ने साफ मना किया था और मना करने का कारण भी बताया था। किंतु अब जब भागने की बात आती है कि विजय माल्या जो है 2012 में उसकी कंपनी बंद हो गई थी, तो बंद होने के बाद भी रिकवरी का प्रोसेस शुरू क्यों नहीं हुआ? तो उस टाइम जो है कांग्रेस इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही थी। लेकिन एनपीए जो हुआ है उसके रिकवरी का प्रोसेस कब शुरू होता है? 2016 में। जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार जब आई थी, उस सरकार ने एक बिल लाया था जिस बिल को दिवालिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट। उस इंसॉल्वेंसी एक्ट के टाइम ये सारी चर्चा हुई कि विजय माल्या को जो लोन दिया है वो लोन गलत तरीके से दिया गया। और सिर्फ विजय माल्या नहीं, बल्कि जितना उस टाइम एनपीए हुआ था, उस एनपीए में जितना टोटल एनपीए था उसमें से 25% लोन केवल 12 उद्योग घरानों का था। सिर्फ 12 लोगों को 25% दिया गया, बाकी 75% ऑल ओवर पॉपुलेशन का। 25% तो सिर्फ 12 लोगों का था। कांग्रेस का कहना है कि एनपीए की समस्या 2008 से 14 के दौरान बढ़ी, जब वैश्विक वित्तीय संकट के कारण कई उद्योगों की स्थिति खराब हुई। मान लेते हैं भाई 2008 से 14 के बीच आर्थिक मंदी थी, पूरी दुनिया में मंदी चल रही थी, चलो मान लिया। लेकिन उस मंदी के दौरान आप रीपेमेंट के लिए वापस लोन कैसे दे रहे थे? और जब उस केस में जब ईडी साफ तौर पर मना कर रहा था। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भड़काया है। ये बात हो रही है 2016 में, बात हो रही है 2016 में, जब तक विजय माल्या नहीं भागा था, तब तक विजय माल्या यहीं था, तब की बात है। कांग्रेस नेता पीयूष गोयल ने बयान का हवाला देते हुए कहा कि एनपीए एक विरासत मुद्दा है जिसे कांग्रेस शासनकाल में अविचारपूर्ण और लापरवाह ऋण देने के कारण बढ़ाया गया। ये किसने कहा है? पीयूष गोयल ने, कि कांग्रेस ने बिना सोचे समझे लोन दिया जिसके कारण एनपीए बढ़ा है। और वो दिखता भी है कि ईडी के मना करने के बावजूद और बैंकों द्वारा एनपीए घोषित करने के बावजूद भी लोन दिए जा रहे थे, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? वो तो एनपीए हो गई, तो वो एनपीए हुआ है। अब जो 2016 में जो इंसॉल्वेंसी एक्ट आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक रप्सी कोड आईबीसी 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून लाया जिसको दिवालिया कानून के नाम से जाना जाता है, जिसमें आरबीआई को अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया? डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे सके। आरबीआई जो बैंक को निर्देश दे कि जो डिफॉल्टर है, यानी एनपीए हो गया है, जो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो। लेकिन उससे पहले कोई कानून था ही नहीं, और कानून था नहीं तो इसका जो पूरा बेनिफिट है वो विजय माल्या ने लिया। और जैसे ही विजय माल्या को पता चला कि सरकार अब एक ऐसा कानून ले आई है जिसमें बैंक जो है वसूली शुरू करने वाला है, उस टाइम वो भाग जाता है। आरबीआई संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के दिशा निर्देश दे सकता है कि कब और कैसे दिवालिया प्रक्रिया शुरू करनी है। आरबीआई अपनी तरफ से निर्देश देता और उसके बाद बैंक जो है वो काम करना शुरू कर देते। तब तक क्या होता था? सरकार की प्रक्रिया चलती थी, सरकार जो है किसी को डिफॉल्टर घोषित करे, ठीक है, कर दिया, उसके बावजूद भी लोन दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे कोई अगर डिफॉल्टर हो गया है तो उसके बाद सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती है। आरबीआई जो है वो निर्देश देगा कि रिकवरी करनी है या नहीं रिकवरी करनी है। तो ऐसे में अगर विजय माल्या उस टाइम अरुण जेटली को जाके बोलता है कि मेरा लोन माफ कर दो, तो अरुण जेटली की बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तक दिवालिया एक्ट शुरू हो चुका था, जो नया एक्ट था। और वो नया एक्ट वही सरकार लाई थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे। 2016 का दिवालिया एक्ट ही नहीं, उसके बाद जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट एक और एक्ट लेके आई जिसे बैंकिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2017 के नाम से जाना जाता है, जिसे अगस्त 2017 में पारित किया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आरबीआई को यह अधिकार देना कि बैंकों में ऋण चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे सके। ये एनपीए का एक कानून था, और जो साफ कहता है कि 3 किस्तें डिफॉल्ट हो गई है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लीजिए और कुछ काम नहीं करना है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कीजिए।
तो ऐसे में अगर ये कानून 2009 में होता तो 2009 में ही विजय माल्या की वसूली शुरू हो जाती, किंतु वो 8 साल बाद भी वसूली शुरू नहीं हुई। उसका कारण ये था कि उस टाइम कोई मजबूत कानून भी नहीं था और सरकार उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थी। सरकार चाहती उसको लोन देती और फिर उसको एनपीए करके रद्द भी मान लेती। तो ऐसे में अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की चूक नजर नहीं आती है। ये जो लोन है, विजय माल्या को लोन दिया गया, वो कांग्रेस की चूक थी और कांग्रेस ने सारे नियम बदल के, नियमों को ताक पर रख के और साथ ही सरकारी संस्थान जो एडवाइस दे रही थी उस एडवाइस को भी ताक पर रखकर विजय माल्या को लोन दिया। अगर 2009 में जो ईडी द्वारा कहा गया कि विजय माल्या लोन का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस केस में आपको ईडी की बात मानकर विजय माल्या के खिलाफ करना क्या था, आपको विजय माल्या के खिलाफ वसूली शुरू करनी थी। विजय माल्या की प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके बैंक के लोन की रिकवरी करनी थी, किंतु आपने क्या किया, आपने एक नया लोन दे दिया। यह प्रोसेस चलता रहा और यही कंपनी जब 2012 में शट डाउन हो गई, पूरी तरह से बंद हो गई, तो उस टाइम जो है पहले से ही एनपीए चल रहा था, उसकी वसूली शुरू क्यों नहीं हुई, यहां भी क्वेश्चन मार्क होता है। और वसूली शुरू होने वाली थी, तो जब वसूली शुरू होने वाली थी तो उससे पहले विजय माल्या भाग गया और अब उसमें आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि वो प्रेजेंट गवर्नमेंट की गलती है। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि लोन आपने सारे नियमों को ताक पर रख के दिया और जब नियमों को ताक पर रखा तो वहीं पे घालमेल है, वहीं पे घोटाला है और जब उससे वसूली की जा रही है तो आपके पेट में दर्द होगा, क्योंकि आपको लगने वाला है कि ये जो घात है वो हमारे साथ हो रही है, जनता को पता चलने वाला है, लेकिन उसे कब तक छुपाया जा सकता है। हमारा मीडिया ये सारी स्पष्ट खबरें नहीं देता है, किंतु मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको तत्काल दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ।